नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्लानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष के सफल कार्यकाल पूरा होने और स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का विशेष स्नेह मार्गदर्शन राज्य के विकास को निरंतर नई गति प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी का यशस्वी नेतृत्व एक सशक्त आधार है और उनके नेतृत्व में देश निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार 12 साल का कार्यकाल पूरा होने और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में मंदिरों, गुरुद्वारे, जैन और बौद्ध धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी व्यापक अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के साथ साथ वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। 40,399 दिन आज हो चुके हैं, 4,399 दिन, और कल का जो दिन था वो 4,398 दिन का जवाहरलाल नेहरू जी का था। तो निर्वाचित प्रधानमंत्री रूप में उनका एक लंबा कार्यकाल हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी मंदिरों में, सभी गिरजाघरों में, सभी अपने गुरुद्वारों में और बौद्ध और जैन के जो मंदिर हैं सब जगह जाकर उनकी दीर्घायु की हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भजन, कीर्तन, यज्ञ, हवन, इसके माध्यम से दीर्घायु की कामना की है। और ये कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर जहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी स्थानों पर उनके दीर्घायु की कामना आज पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। 12 साल कार्य की उपलब्धि के लिए हमारे कार्यक्रम लगातार अब चल रहे हैं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि 24 घंटे के विधानसभा के प्रवास पर जाने वाले हैं। हमारी विधानसभा हमने जो हमारे सांसद हैं उनको हमने दिए हैं। हर विधायक अपने विधानसभा अंदर जाकर इन कार्यक्रमों को गति प्रदान करें। अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल ने कुंभ को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राजकुमार ठुकराल को पहले ये तय करना चाहिए कि वो हिंदुओं के साथ है या मुसलमानों के साथ। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेता के बयान को निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा सनातन संस्कृति, आस्था और हिंदू समाज के सम्मान के लिए कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ और धार्मिक आयोजनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का कोई आधार नहीं है। जी पहले तय करें कि वो हिंदुओं के साथ है कि मुसलमानों के साथ है, तब इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी हिंदू की हत्या कभी कराती नहीं है, ना इसकी हम कल्पना भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी हिंदुओं का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी कुंभ स्नान में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। अब राजकुमार ठुकराल जी पहले तय करें कि वो लोहाघाट में अपनी मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से लोक निर्माण विभाग कार्यालय में एक गंगनौला निवासी चैतराम धरना दे रहे हैं, पर उनकी मांगों को प्रशासन की ओर से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। बुजुर्ग चैतराम के धरने के समर्थन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फरतवाल सामने आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वो धरना स्थल तक पहुंचे और बुजुर्ग चैतराम के साथ लोग धरने पर बैठ गए। इनको तो पक्की नौकरी हिसाब से तो मैं अपना पैसा मांग। ये काफ़ी शर्मनाक है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श ज़िले में, जहाँ 10-10 दर्जा राज्य मंत्री हैं और जो ऐसे जिलाधिकारी हमें हमारे इस
जनपद को मिले हैं, जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन काफ़ी खेद की बात है कि एक अनुसूचित जाति के हमारे चेतराम जी, जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और लगभग एक 100 बार से भी अधिक बार वो धरने में बैठ चुके हैं और उनकी जायज़ मांगे हैं। जो मैंने उनके दस्तावेज देखे, मुझे जहाँ तक लगता है कि वास्तविकता में उनके साथ अन्याय हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक सरकार वो भी थी इंदिरा जी की, जिन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन को आवंटित किया था और उनका मान सम्मान किया था। और आज ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, जो इस तरह से हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे जो लगातार अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं, उनको अनदेखी कर रही है। और कुछ दिनों पूर्व हमारी आंगनबाड़ी की बहनें भी बैठी हुई थी और उनकी भी आवाज़ को किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ डरा धमका कर उनको भी धरने से उठवा लिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये डबल इंजन की सरकार को कि आप कितना भी लोगों को दबा लो, लोगों के अंदर आपके प्रति काफ़ी भारी आक्रोश है। आप अतिशीघ्र, मैं कहना चाहता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी से, इतना असंतोष आपकी सरकार में, उत्तराखंड की सरकार में, आम जनता के अंदर में इतना असंतोष है कि आपने आज ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा 2027 के चुनाव में आपने करारी शिकस्त देखनी पड़ेगी। और मैं चेतराम जी को पूरा भरोसा दिलाता हूँ, राहुल गांधी जी द्वारा मुझे कहा गया है कि जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद, असहाय, SC, OBC और अल्पसंख्यक या किसी भी ज़रूरतमंदों को कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत होगी और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। और मैं चेतराम जी के साथ हमेशा, जब तक इनकी जायज़ मांगें पूरी नहीं होती हैं, मैं इनको भरोसा दिलाता हूं, जब इनको मेरी ज़रूरत होगी मैं इनके साथ मजबूती से खड़ा मिलूँगा। उत्तराखंड में अवैध हथियारों और फर्जी लाइसेंस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में काशीपुर से एक कार से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। टीम ने घेराबंदी कर कार को कब्जे में लिया। मामले में STF ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उनके खिलाफ काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। को लेकर उत्तराखंड में एक सत्यापन अभियान STF द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि बाहरी राज्यों से बहुत सारे शस्त्र धारकों का सत्यापन किया जाए जो उत्तराखंड में आकर यहाँ पर शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे कोई फर्जीवाड़े अगर चल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए गढ़वाल और कुमाऊं STF में 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी और इस टीमों के द्वारा बृहद रूप से सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा था और जो भी गोपनीय इनपुट प्राप्त हो रहे थे उसके आधार पर टीमें काम कर रही थी। और इसमें सफलता, कल काशीपुर क्षेत्र में भी एक इनपुट के आधार पर एक स्विफ्ट गाड़ी में भारी मात्रा में हथियार होने की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त टीम उधम सिंह नगर पुलिस STF कुमाऊं द्वारा जो है गाड़ी की तलाशी ली गई और उसमें से 4 वेपन मिले, जो सेमी ऑटोमेटिक बंदूक थी और एक राइफल है सेमी ऑटोमेटिक, एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल मिले और 237 कारतूस बरामद हुए। चूँकि पूर्व में भी STF द्वारा इस सत्यापन अभियान के दौरान 3 मुकदमे दर्ज कराए गए थे जिसमें अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो फर्जी लाइसेंस बनाकर इसका दुष्प्रयोग की सूचना के आधार पर इसमें इस तरह की कार्रवाई हुई है। और साथ ही साथ ये वेपन जो बरामद हुए हैं, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन में और जांच पड़ताल में पता चला, जो अभियुक्त इसमें अभी नेम्ड किए गए हैं ये उनके परिवारजनों और उनके थे और उन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं दूसरे गन हाउस से इसको चढ़ाया गया था। अभी अभियुक्त फरार चल रहे हैं, उनकी टीमों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया। मसूरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया, जिसमें झड़ी पानी कोलूखेत शॉर्टकट रोड में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 महिला समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। टाइम में 9:30, 9:15, 9:30 समथिंग टाइम कंफर्म नहीं है, लेकिन उस टाइम पे हमने गाड़ी को देखी। उस टाइम हमने ऊपर से गाड़ी नीचे जाती हुई, तो हम आए जहाँ पे, यहाँ पे पहुँचते हमें देखा गाड़ी में कुछ दिखा नहीं। लेकिन फिर हम कुछ लड़कों के साथ नीचे गए, खाई में उतरे, बहुत नीचे गए तो वहाँ पे बॉडी मिली हमें पहले, उनकी लेडीज की। फिर दूसरी बॉडी मिली हमें नीचे, और जेंट्स था, उससे थोड़ी सी जान की है तो लगा हमें कि जिंदा है, लेकिन बोलता कुछ नहीं था। और उसके बाद हम नीचे गए, तीसरे जो लड़का था वहाँ पे, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसका बाजू से फटा हुआ था। चौथी जो लेडीज थी, जो सबसे मोटी भी थी, और उसका पैरों से पूरी फटी हुई थी और वो मर चुकी थी। और SUV 500 भी गिरी हुई थी वहाँ पे तक गए हम, वहाँ पे और भालू भी थे वहाँ पे, तो उसके कारण हम आगे नहीं जा पाए, जो कि बहुत मुश्किल घटना है और कठिन रोड है, मतलब कठिन रास्ता है कि जाने पॉसिबल नहीं है। और हमारी जो टीम है इसमें काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है।
और पुलिस भी समय पे टीम पहुंच गई थी। समय पे टीम पहुंच गई थी, बहुत अच्छी बात है, खुशी है। और पुलिस भी समय पे पहुंच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी भी जारी है, कोई दिक्कत नहीं। और हम भी खड़े हैं और अगल बगल से 2-4 परिवार के जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, हम सब हेल्प के लिए तैयार हैं। आज सुबह 9:15 बजे कंट्रोल रूम की सूचना प्राप्त हुई थी कि झड़ी पानी कोलुकुत मार्ग पे कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। तो मौके पे पुलिस, एसडीआरएफ, फायर तथा एम्बुलेंस सेवा की टीम्स पहुंची। तो जो घटनास्थल के पास में एक दुकान थी, वहां पे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सुबह एक सिलेरो गाड़ी आ रही थी। उन्होंने उस दुकान से कुछ सामान खरीदा और ये संभवतः उत्तरकाशी से आ रहे थे। तो उसके बाद जब उन्होंने सामान खरीदने के बाद गाड़ी स्टार्ट करी, तो गाड़ी स्टार्ट करके जब आगे निकलो तो खाई में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। तो संभवतः इनका ब्रेक नहीं लगा, इनकी खाई में गिर गई। जो अभी प्रारंभिक रेस्क्यू चला है उसमें यह जानकारी है कि 4 व्यक्ति थे, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष, जिनके नाम संगीता, सविता, मनित तथा सत्य प्रकाश है। ये चारों आपस में रिश्तेदार है। संगीता सविता बहन है, मनित सविता जी का पुत्र है। ये चारों मृत मिले हैं। इसमें से एक शव को ऊपर रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है, जिसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है। बाकी 3 शवों का रेस्क्यू चल रहा है। इन सभी के परिजनों को भी सूचित कर दिया है, वो भी अभी कुछ समय पश्चात मौके पर पहुंच जाएंगे। जो मॉर्निंग का समय था, तो शायद अगर ये लंबा चल के आए हो तो थकान और नींद भी कारण हो सकता है। साथ ही साथ जो पहाड़ के टेक्निकल फेलियर होता है ब्रेक्स का, वो इश्यू भी हो सकता है। वो टेक्निकल मुआयने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ये काफी दुखद घटना है। इसके अन्य कारणों के संबंध में पूरी तरह जांच की जाएगी। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग सभी दलों के साथ समन्वय कर वोटर लिस्ट शुद्ध बनाने में जुटा है, लेकिन कांग्रेस ने एसआईआर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। वह इस विषय पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है, सारे पैंतरे फेल होने पर अब एसआईआर और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि एसआईआर स्वाभाविक प्रक्रिया है और कांग्रेस शासन में भी कई बार इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों, राज्य से बाहर चले गए लोगों और गलत तरीके से जुड़े लोगों का नाम हटाना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को हर सकारात्मक विषय से पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, कांग्रेस को तो कोई काम अब बचा नहीं है। जब निठल्ले से लेकर सारे पैंतरे फेल हो गए हैं, तो अब उनके लिए सबसे आसान है कि राष्ट्रीय अपनी एसआईआर पर सवाल उठा दो, कभी ईवीएम पर सवाल उठा दो। जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड को कुछ ना समझते हुए, मौसम का हवाला देते हुए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा में जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर नहीं रुक रहा है, लेकिन राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के लिए मौसम खराब हो गया है। अब उनके पास बचा क्या है? ये एसआईआर पर बात करना। एसआईआर कोई वही वाली बात, स्वाभाविक प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, एसआईआर अनेकों बार कांग्रेस शासन में हुआ है। और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, मैं तो अपना ही उदाहरण देता हूं, आप सब मेरे पिताजी से चिर परिचित थे, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। 9 जून 2019 को उनका देहांत हो गया था। आज तक वो भारूवाला ग्रांट के बूथ नंबर 79 पर वोटर मौजूद हैं। क्या वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटने चाहिए क्या? जो लोग आज नहीं दुनिया में हैं, जो आज कहीं शादी करके दूसरे शहर चले गए, जो अब देहरादून से बाहर नौकरी करने चले गए, जो आज उत्तराखंड में नहीं रह रहे हैं या जो गलत तरीके से उत्तराखंड में रहने आ गए, उनके वोट नहीं कटने चाहिए क्या? अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल की ओर से आगामी कुंभ मेले को लेकर संभावित साजिश और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने राजकुमार ठुकराल पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर बार उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करती है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी कुंभ पूरी तरह सुरक्षित, सफल और ऐतिहासिक होगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नहीं, हम उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी यहाँ कुंभ हुए हैं और अब भी कुंभ होगा। ये अर्ध कुंभ है और ये कुंभ बहुत बढ़िया वातावरण में संपन्न होगा। बेहतर व्यवस्था हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं और जिस तरह वो पैनिक फैलाना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के लोगों को बाज आना चाहिए। जब जब उत्तराखंड के हितों की बात आती है, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक बात करते हैं। और ठुकराल तो स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं
और इस सनातन की लाइन पर उन्होंने पूरी राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस में जाकर उनका हृदय परिवर्तन इतना जल्दी हो जाएगा ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी। और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको भी उत्तराखंड में ही रहना है। आगे चल के भविष्य में पता नहीं क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों में वो कहाँ कहाँ जाते हैं, तो सब जगह ऐसी बातें बदलते रहेंगे तो लोग कैसे उनको गंभीरता से लेंगे। तो मैं समझता हूँ क्योंकि उन्होंने शुरू से सनातन की कहीं ना कहीं बात रखी है, हिमायती रहे हैं। अब एकदम से उसके उलट अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोग उनको बहुत हल्के में ले रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आदमी को मूल स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने पिछली बार हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों को इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जहां बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की रणनीति से बौखलाहट हुई नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी संगठित तरीके से चुनावी तैयारी कर रही है और कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि उसे बीजेपी की बढ़ती मजबूती का एहसास होने लगा है। उसकी समझ में आ रहा है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम उन 23 सीटों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं जो आज हमारे पास नहीं है। 47 सीटें जो हमारे पास हो तो है ही हैं। 23 सीटों पर हमारा विशेष फोकस है और कैसे वो सीटें निकल सकती हैं उसके लिए, और बहुत कम मतों से भी कुछ सीटें हम हारे हुए हैं, तो उन सीटों को कैसे निकाला जा सकता है उसके लिए क्या कार्य योजना हो सकती है, क्या रणनीति हम लोग बना सकते हैं। अपने जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कोर ग्रुप में मोस्टली वरिष्ठ नेता है और सांसद भी हैं उसमें, तो हर संसदीय क्षेत्र के सांसद को ये कहा गया है कि जो सीटें आपकी कमजोर हैं उन सीटों को कैसे जीता जा सकता है उसके लिए कार्य योजना बनाए और पार्टी उस दिशा में आगे काम करेगी। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया अच्छी है क्योंकि उनको लग रहा है कि वो 23 सीटों में भी कुछ सीटें उनके हाथ से जाने वाली है। राजधानी देहरादून में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। 41 डिग्री पारे और लू के थपेड़ों से दिन में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात दिख रहे हैं। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई मैदानी जिलों में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। भैया, क्योंकि गर्मी का सितम बहुत ज़्यादा है, ऐसे में क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? बस ये कहते हैं कि जो बच्चों की तो स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई, उनको कहते हैं कि अंदर ही रहो। हमें तो खैर अंदर बैठ के मिलेगा नहीं। हम यही कभी जूस पी लिया, कभी कुछ कर लिया, तो बस यही चल रहा है सर। क्योंकि बच्चे क्या स्कूल की छुट्टियां अभी पड़ी हुई हैं? हाँ जी, हाँ, छुट्टियां पड़ रही तो कहते हैं अंदर ही बैठो, अंदर ही पढ़ाई करो, बाहर ज़्यादातर मत निकलो, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। मतलब पहली बार हो रही है, इतने मतलब सालों में मैंने पहली बार देखी है गर्मी। इतना नहीं होता था नहीं तो देहरादून में गर्मी। 40 से 41 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। क्या कहेंगे, क्या लोगों से अपील भी करेंगे कि भाई आप भी सुरक्षित रहें? हम ये कहेंगे लोगों से ज़्यादातर मतलब जो जरूरी काम के लिए बाहर निकलो, बाकी घर में ही रहो, पंखे चलाओ, पंखे के नीचे रहो। तो अभी सेफ्टी किस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं आप? मौसम विभाग जैसे कि बता रहा है कि भैया घरों से बाहर कम निकलो, जूस पीते रहो क्योंकि लू चल रही है, और ऐसे में बस ये कभी गन्ने का जूस पी लिया, कभी अपने ये बेल पत्ते का जूस पी लिया, बस ये ठंडा ठंडा पीते रहो, बाकी तो और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो भैया भी पहुंचे हुए थे यहाँ पर जूस लेने के लिए, और कहा जा सकता है कि गर्मी का सितम जारी है। 40 से 41 डिग्री जो टेम्परेचर है वो राजधानी देहरादून में पहुंच गया है, और यही वजह है कि जो गर्मी का सितम है वो देखने को मिल रहा है। तमाम लोग भी पहुंचते हैं। भाई, आजकल किस तरह की डिमांड आ रही है? लोग क्या बेल के जूस की डिमांड कर रहे हैं क्या? ये हाँ, ये ठंडा होता है ना बेल का शरबत, तो इसको गर्मी में ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी बेल का शरबत पीना पसंद करेंगे। ये ठंडा रहता है, गर्मी से लू से बचाता है। क्या कुछ फ़ायदे हैं इसके? एक तो ये लू से बचाएगा, शरीर को ठंडा रखने में मदद करेगा, पेट साफ हो जाता है सुबह में इससे। ये लोग आ रहे हैं आप, जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो? गर्मी की वजह से काम थोड़ा बढ़ा है, बारिश में ठंडे मौसम में घट जाता है काम। गर्मी ज़्यादा होती है, हमारा जूस ज़्यादा बिकता है। ये बेल का शरबत ज़्यादा गर्मी में ही बिकता है, ये ठंडा होता है बहुत। अच्छा, जैसे 41 और 42 डिग्री तक टेम्परेचर राजधानी देहरादून में पहुंचा, तो आप अपनी सुरक्षा किस तरह से करते हैं? क्या आप भी बीच बीच में पीते रहते हैं? काफ़ी दफ़ा मतलब गन्ने का पीते रहते हैं, बेल का। गन्ने वाले को हम अपना पिला देते हैं बेल का रस, फिर हम गन्ने का पी लेते हैं। ज़्यादातर ये पीने वाली चीज़ें खाना पीना पसंद कर रहे हैं। फ़िलहाल खाने से बच रहे हैं, खाना कम खाओ,
जितनी ज़्यादा गर्मी हो पीने की चीज़ पियो, जैसे ठंडी ठंडी चीज़ें, दही खाओ, लस्सी खाओ, बेल का शरबत, गन्ने का शरबत, दही खाओ, मट्ठा खाओ, छाछ खाओ। खाने से बचो, खाना खाने से, गर्म खाना खाने से पेट में गर्मी हो जाएगी। बस धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो भैया बेल का जूस यहाँ पर निकाल रहे हैं और जिस तरह से गर्मी जो है, गर्मी का सितम जारी है, 40, 41, 42 टेम्परेचर तक राजधानी देहरादून में पहुँचा, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय तो ज़रूर है। और हालांकि मौसम विभाग ने इसको लेकर के अनुमान भी जताया कि आगामी दिनों में और ज़्यादा जो मौसम है वो विकराल रूप लेता हुआ नज़र आएगा और 45 डिग्री तक तापमान जो है पहुंचने का अनुमान भी जताया गया है। और यही वजह है कि लोग अब जूस की दुकान पर पहुंच रहे हैं, जूस पी रहे हैं ताकि गर्मी में अपने आप को ठंडा रख सके। भाई आप लोग भी क्या जूस पीने आए हैं क्या? हाँ जी, जूस पीने आए हैं। अच्छा, क्या गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है। किस तरह बच रहे हैं गर्मी से? 41-42 डिग्री टेम्परेचर जैसे हो गया। जूस पी रहे, गन्ने का, बेल का, बस। आप आओ भाई, इधर आओ। आप जूस पीने आए हो? मेरी तो शॉप है खुद की गन्ने के जूस की। तो कैसी चल रही है, क्या कुछ डिमांड है? नहीं ठीक है, काम तो ठीक है, पर गर्मी ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि नॉर्मल गर्मी में कस्टमर बाहर घूमता है और जूस भी पीता है। ज़्यादा गर्मी तेज़ हो जाती है तो ग्राहक जो है बाहर नहीं निकल पाता गर्मी में, तो इसलिए बीच में कम होता है काम। दोपहर के टाइम में, सुबह शाम के टाइम में चलता है काम। तो इस हीट वेव से आप बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हम तो जूस पीते हैं और थोड़ा छाया भी रहती है पेड़ की, उसके नीचे बच जाते हैं। क्योंकि काफ़ी टफ है आपका भी काम, पूरे दिन धूप में खड़े रहना। जी जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी तो पहली बार देख रहे देहरादून के अंदर। इतनी गर्मी पहले कभी नहीं हुई देहरादून के अंदर जितनी इस बार हो रही है। ये वजह सारी है पेड़ पौधे कटने की। ये आपने बहुत सही बात कही है, पेड़ पौधे कटना एक बड़े विषय भी है। और ये भैया की दुकान भी है और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पहुँचते भी हैं, गन्ने का जूस भैया बनाते हैं। और जैसे कि वो बता भी रहे हैं कि अच्छी खासी डिमांड जो है वो गन्ने के जूस की इन दिनों है। और देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो गन्ने के जूस की डिमांड्स है वो भी आ रही है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो गर्मी के इस मौसम में बचने के लिए, हीट वेव से बचने के लिए, क्योंकि हीट वेव का कहर जारी है, मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी की थी और कहा था कि घरों से कम बाहर निकले और ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले। और तस्वीरों में आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि देखो, आप देख सकते हैं कि जो महिलाएँ हैं वो धूप से बचने के लिए छाता का इस्तेमाल करती हुई भी नज़र आ रही हैं ताकि इस गर्मी के सितम से बचा जा सके। बहुत तेज़ जो धूप है, धूप का कहर वो राजधानी देहरादून की सड़कों पर दिखने लगा है। 41-42 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचा हुआ है और इसका ही ये कारण है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो या तो छातों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जूस का सहारा लेकर वो जो है आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम धंधों की तरफ जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गर्मी का सितम बहुत ज़्यादा है और ऐसे मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि पेयजल पदार्थ जितने ज़्यादा हों उसको इस्तेमाल करें, जूस पिएं, नींबू पानी पिएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि गर्मी का सितम ऐसे बढ़ता रहेगा। और अब आगामी दिनों के लिए भी कहा गया है कि गर्मी का सितम और अधिक बढ़ सकता है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मॉनसून से पहले देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जलभराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित और स्थायी समाधान के निर्देश दिए। देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और विकासनगर क्षेत्र के कुल 61 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां हर साल मानसून के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है। जिलाधिकारी ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों को अपने अपने क्षेत्रों में कार्य योजना तैयार कर तत्काल अमल करने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।